हाँ जी, लिपिड्स के बारे में आपने होपफुली पढ़ लिया होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? हमने जो है अब तक बार बार ये दो वर्ड्स पढ़े हैं, डीएनए आरएनए। बोथ डीएनए एंड आरएनए ये क्या होते हैं? ये न्यूक्लियोटाइड्स की एक चेन है। जैसे कई सारे मोती मिलकर एक माला बनती है, ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़कर डीएनए या आरएनए की चेन जो है वो बनाते हैं। जो चेन है वो कहलाती है डीएनए या आरएनए। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? ये एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? इस न्यूक्लियोटाइड के होते हैं 3 कंपोनेंट्स। 3 चीजों से मिलकर ये न्यूक्लियोटाइड बना है। नंबर 1 इज शुगर, नंबर 2 इज फॉस्फेट एंड नंबर 3 इज नाइट्रोजन बेस। ठीक है, 3 चीजों से मिलकर जो है ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो बना है। शुगर जो होती है इसके अंदर, शुगर इज अ पेंटोज शुगर। पेंटोज मीन्स 5 साइड्स वाली, इस तरह का स्ट्रक्चर है इसका। पेंटोज शुगर होती है। और ये जो शुगर है ये 2 तरह की हो सकती है, राइबोज या डीऑक्सी राइबोज। अगर ये राइबोज शुगर है तो ये न्यूक्लियोटाइड की चेन से क्या बनेगा? आरएनए। और अगर डीऑक्सी राइबोज शुगर है तो इस न्यूक्लियोटाइड की चेन से क्या बनेगा? डीएनए। तो पहली चीज जो न्यूक्लियोटाइड में होती है दैट इज राइबोज शुगर। सेकेंड थिंग इज फॉस्फेट ग्रुप, एक फॉस्फोरस वाला फॉस्फेट लगा हुआ होता है। और तीसरी चीज क्या होती है? दैट इज नाइट्रोजन बेस, यानी कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कुछ कंपाउंड्स होते हैं। ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं इनके अंदर कितनी रिंग्स हैं, कितनी रिंग्स से ये बने हैं, उसके हिसाब से जो है 2 तरह के नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं। फर्स्ट आर प्यूरीन्स एंड सेकेंड आर पायरीमिडीन्स। प्यूरीन्स एंड पायरीमिडीन्स। प्यूरीन जो है ऐसे तरह के नाइट्रोजन बेसिस होते हैं जिनके स्ट्रक्चर के अंदर हमें 2 रिंग्स मिलते हैं, जिनके स्ट्रक्चर में 2 रिंग्स हैं। तो इस तरह से 2 रिंग्स जिसके अंदर हमें मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे? प्यूरीन्स। और प्यूरीन्स का एग्जाम्पल है, 2 होते हैं प्यूरीन्स, एडेनिन एंड गुआनिन। इसी तरह से पायरिमिडीन्स भी होते हैं जिनके स्ट्रक्चर में सिर्फ एक रिंग हो, ऐसा सिर्फ एक रिंग हो। फॉर एग्जाम्पल थायमीन एंड साइटोसिन। प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स। अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड को देखें तो एक न्यूक्लियोटाइड इन तीनों स्ट्रक्चर को मिलाकर हमें कैसा दिखेगा? ये हमें दिखेगा कुछ ऐसा। सबसे पहला स्ट्रक्चर इसके अंदर क्या है? अपेंटोज शुगर, उसके साथ जुड़ा हुआ है एक फॉस्फेट ग्रुप और इधर की तरफ लगा हुआ है एक नाइट्रोजन बेस। ये नाइट्रोजन बेस प्यूरीन भी हो सकता है, पायरिमिडीन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है एक न्यूक्लियोटाइड का। ये क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड। ऐसे ही कई सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़कर एक चेन बनाते हैं। अगर जो इस चेन में जो ये शुगर लगी हुई है, राइबोज शुगर है इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर, तो ये कई सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़कर जो चेन बनाएंगे वो क्या कहलाएगी? आरएनए। और अगर ये शुगर जो है वो डीऑक्सी राइबोज है, तो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर जो एक चेन बनाएंगे दैट वुड बी डीएनए। तो ये 2 तरह के जो है न्यूक्लियोटाइड की चेन्स जो है हमारी बॉडी के अंदर हमें मिल सकती है। ठीक है, एक और डेफिनेशन आती है दैट इज
न्यूक्लियोसाइड। व्हाट इज अ न्यूक्लियोसाइड? न्यूक्लियोसाइड क्या है? एक शुगर, पेंटोज शुगर ही, ठीक है, प्लस इसके अंदर अगर एक सिर्फ नाइट्रोजन बेस लगा हुआ है। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? एक न्यूक्लियोसाइड। दिस इज अ न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में अगर हम फॉस्फेट ऐड कर दें तो वो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। या हम ये कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड। इस पर आपको एमसीक्यूज जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। इस तरह से आपको इक्वेशन सी बनाकर जो दिया होगा कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। ठीक है, क्लियर है इतना? न्यूक्लियोसाइड, यस मैम। न्यूक्लियोटाइड। तो फाइनली किस तरह का न्यूक्लियोटाइड है उसके हिसाब से हमारे पास जो है, यानी कि अगर राइबोज शुगर है तो हमारे पास क्या बन रहा है? आरएनए। और राइबोज शुगर की जो चेन से न्यूक्लियोटाइड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? राइबो न्यूक्लियोटाइड। और अगर शुगर जो है वो डीऑक्सीराइबोज टाइप की है तो क्या बनाती है? डीएनए। और हम क्या बोलेंगे? ये किसकी चेन है? ये चेन है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड की चेन है। ठीक है, तो इस हिसाब से कितने फॉस्फेट ग्रुप एडेड हैं किसी के भी अंदर, चाहे वो राइबोन्यूक्लियोटाइड हो चाहे वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड हो, उसमें फॉस्फेट कितने लगे हैं उस हिसाब से कुछ कंपाउंड्स बनाकर ये हमारी बॉडी में मिलते हैं, जैसे कि DAMP। DAMP मीन्स डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। ठीक है, इसी तरह से हम कह सकते हैं DGMP, दैट इज डीऑक्सी गुआनिलिक एसिड। ठीक है, इसी तरह से एडेनिन, यहाँ पर गुआनिन लगा हुआ है, शुगर कौन सी है? डीऑक्सीराइबोज है। अब डीऑक्सीराइबोज शुगर और साथ में अगर मैं कहती हूँ CMP है, इट विल बी डीऑक्सीसाइटिलिक एसिड। तो अगर एडेनिन के साथ डीऑक्सीराइबोज शुगर है और एडेनिन नाम का नाइट्रोजन बेस है तो उससे कंपाउंड मिलकर क्या बनेगा? डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड। और अगर जो शुगर है जो वो तो डीऑक्सीराइबोज है और जो हमारे पास नाइट्रोजन बेस है वो गुआनिन है तो डीऑक्सी गुआनिलिक एसिड। और अगर साइटोसिन है तो साइटिडिलिक एसिड। इसी तरह से अगर थायमीन लगा हुआ है इट विल बी थायमिडिलिक एसिड। इन फॉर्म्स में ये सब नाइट्रोजन बेस या जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो हमारी बॉडी में हमें मिल सकते हैं। फर्दर इनके अंदर और एडिशन होकर इनका स्ट्रक्चर चेंज होकर ही हमारी बॉडी के अंदर ATP भी बनता है। ठीक है, तो ये सारे कंपाउंड्स जो हैं वो एनर्जी फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। और बेसिकल जो स्ट्रक्चर है हमारा DNA का और RNA का वो किससे बना है? फ्रॉम द न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स जिसको मैंने आपको कहा आप मोती मान लो, तो कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक माला बना दी और वो माला DNA भी हो सकती है और RNA भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द शुगर। अगर राइबोज शुगर है तो RNA कहलाएगी वो माला, और अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर है तो वो माला DNA कहलाएगी। तो ये स्ट्रक्चर्स बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स। ये सब बायोमॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनके कंपाउंड्स हैं और इनका फॉर्मूला हमेशा होता है CnH2n and ON।
नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इज इक्वल, और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जो है वो हमेशा ही डबल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स, इनको हम दो तरह के कार्बोहाइड्रेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट्स जिनको हम सिंपल शुगर्स कहते हैं, और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स जिनको हम बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। सिंपल शुगर्स जो कि हमें फूड में मिलती हैं, ये भी फर्दर दो तरह की हो सकती हैं। मोनोसैकेराइड्स, सैकेराइड मीन्स शुगर, एंड डाइसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड नाम से पता चलता है बहुत ही सिंपल शुगर हैं। सैकेराइड मीन्स शुगर, मोनो मीन्स सिंगल, सिंगल चेन की हैं। ये शुगर्स होती हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती हैं कि जब हम शुगर को बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो अगर कॉपर के आयंस को रिड्यूस कर दें तो वो कहलाती हैं रिड्यूसिंग शुगर, यानी कि उस सॉल्यूशन का कलर चेंज कर दें तो दे आर रिड्यूसिंग शुगर्स। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो इनके बारे में। तो मोनोसैकेराइड या रिड्यूसिंग शुगर्स कौन सी हैं हमारे पास? ग्लूकोज, जो पैकेट में आता है वो ग्लूकोज नहीं, हमारी बॉडी जो ब्रेक डाउन कर कर कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन कर कर जो सब सिंपल तरह की शुगर बनाती है, दैट इज ग्लूकोज। चीनी जो होती है दैट इज फ्रक्टोज, ठीक है, एंड गैलेक्टोज। गैलेक्टोज जो कि मिल्क शुगर है। अगर आप दूध में चीनी नहीं भी मिलाएं तो भी ऑलरेडी उसके अंदर शुगर है, एंड दैट शुगर इज नोन एज गैलेक्टोज। फिर है डाइसैकेराइड्स, दो या दो से ज्यादा शुगर्स की चेन जो है वो मिलकर जो है वो बनाती हैं, थोड़ी कॉम्प्लेक्स शुगर्स होती हैं। दो से ज्यादा जो है मोनोसैकेराइड, एक मोनोसैकेराइड, दो और इससे ज्यादा कितने भी मोनोसैकेराइड हो वो मिलकर बनाते हैं डाइसैकेराइड को, और दो से ज्यादा हो गए तो इट विल बी पॉलीसैकेराइड्स। कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं। अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल है तो ये सिंपल शुगर है, और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है कार्बोहाइड्रेट का, दैट इज ग्लूकोज, फ्रक्टोज या गैलेक्टोज। और जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ता जाता है ये शुगर्स के मॉलिक्यूल बड़े हो जाते हैं और हम इनको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स शुगर्स, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब डाइसैकेराइड्स, कुछ डाइसैकेराइड्स जो हैं वो रिड्यूसिंग भी होते हैं और कुछ जो हैं दे आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, जो कॉपर आयंस को रिड्यूस कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं। इसमें आ जाते हैं माल्टोज। माल्टोज बनता है स्टार्च। स्टार्च जैसे कि आप आलू खाते हैं, राइस खाते हैं। प्लीज स्विच ऑफ योर माइक्स। हु इज देयर? अपने माइक्स प्लीज बंद करिए। अरमान, अरमान म्यूट करिए प्लीज। अरमान बंद करो। किसी का माइक अब ऑन नहीं हो प्लीज। तो डाइसैकेराइड्स कौन सी शुगर है? जैसे कि माल्टोज मैं आपको बता रही थी कि स्टार्च, यानी कि जैसे कि आप राइस जो है अगर आप उसको पानी में धोते हो तो उसके अंदर जो पानी के अंदर आपको व्हाइट व्हाइट सा जो है एक पाउडर सा गिरा हुआ दिखेगा जो पानी को व्हाइट कर देता है सारा। तो जो भी चीजें हैं इस तरह से धोने पर जो व्हाइट सब्सटेंस छोड़ती हैं दे आर स्टार्च कंटेनिंग, ठीक है। जैसे कि पोटैटो हो गए, राइस हो गए, इन सब के ऊपर स्टार्च लगा होता है, इट इज अ डाइसैकेराइड। तो स्टार्च जो है वो भी आगे किस में टूट जाते हैं? एक स्मॉलेस्ट यूनिट से बने हुए होते हैं, माल्टोज, या हो सकती है सुक्रोज, वो भी एक डाइसैकेराइड है, एंड लैक्टोज। ये सब क्या है? दे आर डाइसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स जो एक लंबी चेन से बनते हैं मोनोसैकेराइड की, ठीक है, इनका मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत हाई होता है इन कंपैरिजन टू मोनो एंड डाइसैकेराइड। इनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स का टेस्ट जो है वो स्वीट नहीं होता। ये स्वीट होते हैं डाइसैकेराइड्स और मोनोसैकेराइड्स, लेकिन पॉलीसैकेराइड्स जो है वो मीठे नहीं होते, स्टिल दे आर शुगर्स, ठीक है।
और बेसिकली दे आर नॉन क्रिस्टलाइन इन नेचर। नॉन क्रिस्टलाइन मीन्स इनको हम क्रिस्टल बनाकर नहीं रख सकते हैं। दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और क्रिस्टल्स, दे आर ऑलवेज नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। जैसे कि सेलुलोज, सेलुलोज क्या होता है, जो प्लांट की बॉडी जिनसे बनी हुई होती है, प्लांट की सेल वॉल जिस चीज से बनी है, आपने देखा है कच्चे जो है लीव्स वगैरह होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन वो फॉर्म है जिस फॉर्म में हम ग्लूकोज को अपने लिवर में, अपनी मसल्स में स्टोर करते हैं। इट इज ऑल्सो अ पॉलीसेकेराइड और अ कॉम्प्लेक्स शुगर। हाँ जी, क्लियर है इतना कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में? मैम वो आपने केमिकल बताया था ना, वो बता दो फिर से कौन सा केमिकल था? क्या चीज? वो आपने केमिकल नहीं बताया था जिससे शुगर वो डालते हैं तो बताती हूँ, अभी ऊपर बाहर मोनोसेकेराइड निकलते में हैं। फिर से बताती हूँ। मोनोसेकेराइड की चेन 3 से लेकर 7 कार्बन एटम्स की बनी हुई होती है। 3 to 7 कार्बन एटम्स की जो चेन है शुगर्स की, वो क्या कहलाएगी? मोनोसेकेराइड। ठीक है, मोनोसेकेराइड्स को अब हम इससे ज्यादा ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, दे आर द स्मॉलेस्ट फॉर्म्स। ये सबसे स्मॉल होते हैं और इनको हम और आगे इनका ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन सब के पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इनके स्ट्रक्चर में हम देखिए मोनोसेकेराइड के, तो हमेशा एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होगा और इसके पास साथ में होता है एक एल्डिहाइड ग्रुप। अब ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है, इसकी वजह से, इस एल्डिहाइड की वजह से अगर हम शुगर्स को, जो एल्डिहाइड और जो इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर बेसिकली जो कॉपर के क्यूप्रिक आयंस हैं उनको कॉपर आयंस में कन्वर्ट कर देते हैं। किसके अंदर? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के अंदर। जो कॉपर आयंस, क्यूप्रिक आयंस हैं, उनको कॉपर आयंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसकी वजह से जब हम सपोज कर लो किसी के ये एक्चुअली यूज कहाँ पर करते हैं, वी यूज इट इन यूरिन टेस्ट। जब हम किसी के यूरिन में चेक करना चाहते हैं कि शुगर्स प्रेजेंट हैं या नहीं, आपने केमिस्ट्री में भी किया होगा या करोगे, एक्सपेरिमेंट स्कूल में करवा के दिखाते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर शुगर है या नहीं, ये पता लगाने के लिए आप एक जार में जो है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें अगर आप इसको ऐड करोगे यूरिन को, और अगर यूरिन के अंदर शुगर है तो उसका एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है इस बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के जो क्यूप्रिक आयंस हैं उनको कॉपर आयंस में कन्वर्ट कर देगा। इस वजह से इस सॉल्यूशन का कलर भी चेंज हो जाता है। तो इससे शो हो जाता है कि शुगर प्रेजेंट है या नहीं। किसी भी सॉल्यूशन में शुगर है या नहीं, वो हम ये रिड्यूसिंग शुगर की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि शुगर है। अब हमारी बॉडी के अंदर कौन सी शुगर होती है? मोनोसेकेराइड होती है, ग्लूकोज की फॉर्म में जो है शुगर जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। और ग्लूकोज क्या है? इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। तो हम इसका पता जो है वो लैब में बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से चेक कर कर लगा सकते हैं। ठीक है, कॉमन जो शुगर्स हैं जो हमारी बॉडी में मिलती हैं या बनाई जाती हैं, दैट इज ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ये हम कंज्यूम करते हैं या अपनी बॉडी में बनाते हैं। ग्लूकोज जो है सभी तरह के प्लांट के पार्ट और एनिमल के पार्ट में प्रेजेंट होती है। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं चीनी नहीं खा रहा हूँ और आप चपाती खा रहे हो, तो चपाती क्या है? गेहूं। गेहूं क्या है? व्हीट का जो सीड है और वो प्लांट का पार्ट है, उसके अंदर ग्लूकोज है ही है। अलग से आप चीनी नहीं भी खा रहे तो भी आपकी बॉडी के अंदर शुगर्स तो जा ही रही हैं। फ्रक्टोज जो है वो ऐसी शुगर्स होती हैं जो कि फ्रूट के अंदर होती हैं। आप कुछ मीठा जो है, जरूरी नहीं कि मिठाई में ही मीठा होता है, फ्रूट्स भी जो है चाहे वो फीके हो टेस्ट में, जैसे कि पपाया है, कुछ है, तो भी ऐसे फ्रूट्स के अंदर भी हमेशा शुगर्स प्रेजेंट होती हैं एंड दैट शुगर्स आर फ्रक्टोज। इसके अलावा हनी के अंदर भी ग्लूकोज नहीं होता, हनी की जो शुगर है दैट इज ऑल्सो फ्रक्टोज। और नेक्टर, जो फ्लावर्स में से नेक्टर निकलता है, दैट इज ऑल्सो फ्रक्टोज। और जो मिल्क की शुगर है, तो मैंने आपको बताया अगर आप दूध में चीनी नहीं भी डालते हैं
तो भी उसके अंदर नेचुरल जो है मिठास होती है, नेचुरल शुगर होती है, एंड दैट इज गैलेक्टोज। तो ये होती हैं बेसिक सारी शुगर्स जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। बेसिक इनका फंक्शन क्या है, फंक्शंस क्या है इन शुगर के? हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन और प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस लगातार चल रहा है। तो ये रेस्पिरेशन और जो फोटोसिंथेसिस है, इसकी वजह से बॉडी के अंदर कई रिएक्शंस जो हैं वो लगातार चलते हैं। रेस्पिरेशन इवन प्लांट्स भी करते हैं। तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो कर रहे हैं, लगातार ब्रेक डाउन और कंपाउंड्स को बनाने का जो काम कर रहे हैं, उसके अंदर कई इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनते हैं। इंटरमीडिएट मतलब बीच के कंपाउंड्स। जैसे अगर हम रेस्पिरेशन करके, यानी कि हमारा सेल जो है वो रेस्पिरेशन कर रहा है, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ने कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, और ग्लूकोज जो है वो बॉडी के हर एक सेल के अंदर गया, और सेल में जाकर ग्लूकोज टूट गया इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी। तो ये जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो जब हम ये रेस्पिरेशन करते हैं, ये डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाने के टाइम पर बीच में भी कई सारे कंपाउंड्स बनते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट कंपाउंड्स। तो जितने भी रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के इंटरमीडिएट कंपाउंड्स हैं, ज्यादातर वो सब क्या होते हैं? दे ऑल आर शुगर्स। सेकेंड, इसका फंक्शन क्या है? हमने पढ़ा अभी न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, जिसमें हमने पढ़ी पेंटोज शुगर। तो बेसिकली शुगर जो है कहाँ काम आ रही है? हमारे न्यूक्लिक एसिड, हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज डीएनए एंड आरएनए, उसको बनाने में भी जो है ये शुगर ही काम आ रही है। नेक्स्ट क्या है? दे आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। बेसिकली हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है? इट इज अ शुगर। आपने नोटिस किया होगा, अगर आप कई दिन तक चपाती नहीं खाएं, उसके अलावा आप जो मर्जी फ्रूट्स ले लो, चीनी ले लो, कुछ भी ले लो, बट आप फिल्ड जो है सटाइटी फील नहीं करते हो कि सेटिस्फैक्शन होगी, खा लिया, पेट भर गया, ऐसी फीलिंग नहीं आती। एंड दैट इज ड्यू टू कि हमने ग्लूकोज नहीं खाया है, जो हमारी बॉडी के अंदर मेन सोर्स है एनर्जी का। सबसे ज्यादा एटीपी ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से ही जो है वो मिलते हैं। हालांकि प्रोटीन से भी एनर्जी मिलती है, फैट से भी मिलती है, लेकिन वो एनर्जी इन कंपैरिजन टू ग्लूकोज बहुत ही कम होती है। इसलिए हम ग्लूकोज को बॉडी के अंदर मेन सोर्स मानते हैं एनर्जी का। इसके अलावा कई तरह के फैटी एसिड्स और कई तरह के अमाइनो एसिड्स को बनाने में भी हेल्प करते हैं शुगर्स। मोनोसेकेराइड्स जो भी हैं, यानी कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज, ये तीनों शुगर्स रेस्पिरेशन में भी काम आती हैं, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड भी बनाती हैं, डीएनए, आरएनए का भी एक पार्ट है, और हमारी बॉडी में एनर्जी का भी मेन सोर्स है। दूसरी तरह की शुगर है डाइसेकेराइड्स, जो कि दो इस तरह से शुगर से बनी है, दो मोनोसेकेराइड से मिलकर बनी है। ठीक है, इनके दो मोनोसेकेराइड के बीच में जो बॉन्ड होता है, दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। डाइसेकेराइड शुगर हमने की थी, जैसे कि माल्टोज। अब ये माल्टोज जो है ये सिंपलेस्ट शुगर नहीं है, ये इसके आगे और भी टूट सकती है। जैसे हमने मोनोसेकेराइड के बारे में किया था, उसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, लेकिन माल्टोज को हम फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अगर माल्टोज टूटता है तो उसमें से निकलते हैं दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, दो ग्लूकोज जो है वो मिलकर बनाते हैं माल्टोज। इसी तरह से मिल्क की शुगर है, दैट इज लैक्टोज। नेचुरल जो मिल्क के अंदर शुगर है लैक्टोज, वो भी जो है वो किससे बनी है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। और थर्ड है सुक्रोज, ये किससे बनी है?
ग्लूकोज और फ्रक्टोज। जो सुक्रोज बेसिकली होती है हमारे जो आप लोग खाते हैं चीनी गुड़, ये सब क्या है, इट इज सुक्रोज। बेसिकली शुगर केन जो है इट इज द मेन सोर्स ऑफ सुक्रोज। हमारी डाइट में शुगर केन जो गन्ना है उसी से ही चीनी और गुड़ बनती है एंड दैट शुगर इज सुक्रोज। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटीन्स। नेक्स्ट जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल है दे आर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स भी आपको पता है दालें, चिकन, एग, पीस, मटर हो गए या राजमा हो गए, बीन्स हो गए, चने हो गए, इन सब चीज़ों के अंदर जो है प्रोटीन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स बेसिकली क्या है, प्रोटीन भी चेन है। अब इस चेन में जो मोती होंगे दे विल बी अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स को मिलाकर जो एक चेन बनती है उसे हम बोलते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का जो है अगर हम केमिकली देखें तो इनके अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, उस हिसाब से हम उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोटीन्स। कैसा उनका केमिकल स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से भी प्रोटीन्स डिफरेंट तरह के हैं। नंबर 1 इज प्राइमरी प्रोटीन्स। प्राइमरी प्रोटीन्स में जो अमीनो एसिड्स हैं वो लीनियर फैशन में लगे होते हैं एक दूसरे के साथ, एक इक्वल इंटरवल पे एक साथ इस तरह से एक ही लाइन में अमीनो एसिड्स जो है वो जुड़े हुए आपको मिलेंगे। इस तरह के जो प्रोटीन्स हैं दे आर प्राइमरी प्रोटीन्स। देन कम्स सेकेंडरी प्रोटीन्स, जिनका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कैसा होता है, इट इज स्पाइरल लाइक दिस, एस शेप में, इस तरह से, जिनके अंदर अमीनो एसिड्स जो है वो ज्वाइन होते हैं, दे आर सेकेंडरी प्रोटीन्स। देन कम्स टर्शियरी प्रोटीन्स। टर्शियरी प्रोटीन्स में क्या होता है, हाईली कॉइल्ड चेन्स होती हैं। अभी कॉइलिंग दूर दूर है, टर्शियरी में कॉइलिंग एकदम पास पास में होगी, यानी कि अमीनो एसिड्स की चेन एकदम एक साथ एक दूसरे पे कॉइल करते हुए इस तरह से चेन बनाते हैं। देन कम्स क्वार्टिनरी प्रोटीन। क्वार्टिनरी प्रोटीन्स में अब होती हैं एग्लूटिनेशन ऑफ चेन। चेन की एग्लूटिनेशन यानी कि पहले एक कॉइल, फिर दूसरा कॉइल, फिर तीसरा कॉइल, कई सारे इस तरह से कॉइलिंग होकर एक बड़ी चेन बनती है एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज क्वार्टिनरी प्रोटीन्स। तो एक तो स्ट्रक्चर के हिसाब से प्रोटीन्स हो गए, उसमें अमाइनो एसिड्स किस तरह से लगे हैं, लीनियर लगे हैं तो प्राइमरी, स्पाइरल दूर दूर लगे हैं तो सेकेंडरी, टर्शियरी अगर बहुत कॉइल्ड हैं, और क्वार्टिनरी अगर एक ग्लूटिनेशन कर रहे हैं, एक साथ इकट्ठी हो रही हैं कई सारी चेन्स, तो वो हो गए क्वार्टिनरी प्रोटीन्स। एक और तरीके से भी हम प्रोटीन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं, सिंपल प्रोटीन्स एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स जिनके अंदर सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड होगा, सिंगल अमाइनो एसिड से बने हैं, और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स जो कि कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत सारे कई तरह के अमाइनो एसिड्स की कई तरफ जाती हुई जो मल्टीपल चेन है उससे बने हुए हैं, दे आर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स को अगर हम देखें तो सिंपल प्रोटीन की एग्जांपल है एल्ब्यूमिन। कहाँ मिलता है एल्ब्यूमिन, हमें प्लाज्मा के अंदर नेचुरली। लेकिन ये प्लाज्मा के अंदर आता कहाँ से है, अगर हम एग खाते हैं तो, ठीक है, किसी भी तरह का हम जो है एग्स को कंज्यूम कर रहे हैं, नॉन वेज को कंज्यूम कर रहे हैं, तो उससे हमें प्रोटीन मिलता है एल्ब्यूमिन। एक और तरह का प्रोटीन हमने पढ़ा है सिंपल, दैट इज ग्लोबुलिन। ये भी हमने पढ़ा था, सीरम के अंदर होता है। तो सीरम के अंदर ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है ये क्या बनाता है, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, ऐसे सेल्स जो बाहर से आने वाली इन्फेक्शन से लड़ते हैं, ठीक है। और हमने जो है एक तरह के प्रोटीन जो है, अगर आपने लोअर क्लासेस में डीएनए के बारे में पढ़ा हो तो सुना होगा हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स इस तरह से 8 प्रोटीन्स ऐसे लगे हुए होते हैं,
8 प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर है जिसके अराउंड डीएनए ने खुद को कॉइल किया हुआ है। डीएनए क्या मानते हैं हम? डीएनए बेसिकली एक धागा है। डीएनए जो है वो एक धागा है। अगर आप नॉर्मली भी कोई भी धागा है, कोई भी आपके पास वायर है, अगर आप इसको एक शेप में इस तरह से बांधना चाहो, लपेटना चाहो, जैसे कि आप मुझे देख सकते हो, तो अगर आप इसको इस तरह से लपेटना चाहते हैं इस धागे को, जस्ट अ मिनट, ये आप धागे को इस तरह से लपेटना चाह रहे हैं, तो ये क्या ये अपने आप लपेटा रहेगा? अभी तो ये मेरी फिंगर्स पर है ना, तो ये आसानी से आपको दिख रहा है लपेटा हुआ। अगर ये मेरी फिंगर्स नहीं हो तो क्या ये धागा इसी फॉर्म में रहेगा? नहीं, जरा सा कुछ भी इसको जर्क लगेगा, कुछ होगा तो ये वापस स्ट्रेट इस तरह से धागा बन जाएगा। जब तक कि इसको किसी चीज पे लपेटा नहीं जाए ये प्रॉपर अपनी शेप में नहीं हो सकता। तो इसको करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर भी जो थ्रेड है दैट इज डीएनए, वो भी हिस्टोन नाम के प्रोटीन्स के ऊपर जो है लिपटा हुआ है, उसके ऊपर लपेटा गया है ताकि डीएनए जो है वो अपनी प्रॉपर शेप में रहे। डीएनए की शेप क्या होती है? इस तरह से हेलिकल, लाइक दिस। तो कोई भी चीज धागे को अगर आप इस तरह से मोड़कर देखो, दो धागों को, वो इसी पोजीशन में ऐसे नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? कि उनको बीच में कोई चीज चाहिए जिसके ऊपर की ये लपेटे जाएं, तो ये अपनी प्रॉपर शेप जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं दे आर ऑल्सो सिंपल प्रोटीन। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स होते हैं स्क्लेरोप्रोटीन्स। स्क्लेरोप्रोटीन्स जैसे कि हमारी स्किन, हमारे हेयर, ये भी प्रोटीन से बने हैं। कौन से प्रोटीन से बने हैं? केराटिन। केराटिन नाम के प्रोटीन से बने हैं हमारे हेयर और हमारी स्किन। बर्ड्स के जो फीदर्स होते हैं वो भी प्रोटीन से बने हुए होते हैं, स्क्लेरोप्रोटीन से। बोन्स हमारी जो हैं उनके अंदर भी बोन के जो सेल्स हैं, जो फाइबर्स हैं, वो होते हैं कोलेजन, दैट इज ऑल्सो अ प्रोटीन। ठीक है, बोन के अंदर जो हम बोन मैरो देखते हैं जो लिक्विड है दैट इज ऑल्सो कोलेजन, वो भी क्या है? एक प्रोटीन है। हमारे लिगामेंट्स, लिगामेंट्स आप समझते हो? अगर आप अपने हाथों को या अपने पैरों को ध्यान से देखो तो यहाँ से ऐसे उठते हुए कई आपको जो है यूं इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो है वो नजर आएंगे उभरे हुए। लिगामेंट क्या होते हैं? जो बोन को बोन से ज्वाइन करते हैं इस तरह से। ठीक है, और ये जो ज्वाइनिंग है, जैसे आप कहते हो ना पैर में मोच आ गई, या एक वर्ड यूज करते मांस फट गया, सुनते हो ऐसी बात? कोई गिर जाता है, पैर मुड़ जाता है, तो हम क्या बोलते हैं? मोच आ गई, पैर का मांस फट गया, बोलते हो ऐसा? यस और नो? यस मैम। है ना? तो वो क्या होता है? फ्रैक्चर Yes, थोड़ी ma'am. होता है मांस फट जाना या मोच आ जाना, दैट इज नॉट फ्रैक्चर। एक्चुअली वो लिगामेंट्स टूट जाते हैं या वीक हो जाते हैं। लिगामेंट्स क्या है? इलास्टिक है। जैसे इलास्टिक जो है उसको ज्यादा जरूरत से ज्यादा रबड़ को ज्यादा खींच दो तो वो पतला नहीं हो जाता है, एक जगह से वीक हो जाता है, पतला हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर लिगामेंट्स होते हैं जो कि प्रोटीन के बने हैं। अगर हम कोई गिर जाए, पैर मुड़ जाए, ज्यादा खींच दे कोई जोर से हाथ को, तो वो उस जगह से वो जो हमारे लिगामेंट्स हैं वो खींचे जाते हैं। तो खींचने की वजह से हमारे जो है पेन होती है जिसको हम बोलते हैं मांस फट गया। एक्चुअली वो लिगामेंट्स टूट भी सकते हैं और खींच होने की वजह से पतले भी हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं। तो ये जो लिगामेंट्स हैं बेसिकली ये भी किस चीज से बने हैं? ये भी प्रोटीन से बने हैं। कौन से प्रोटीन्स? सिंपल प्रोटीन्स। दूसरी तरफ है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स यानी कि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स जो है वो बनाते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन, हमारी बॉडी के अंदर बनाते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन जिससे कि डीएनए और आरएनए बने हैं। डीएनए और आरएनए जिस प्रोटीन के बने हैं दैट इज न्यूक्लियोप्रोटीन। फिर है मेटल प्रोटीन्स, दे आर ऑल्सो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स जैसे कि हीमोग्लोबिन,
ऐसा कोई भी प्रोटीन जिसके अंदर मेटल हो। हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा मेटल है? आयरन, इट इज अ मेटल प्रोटीन। ये भी क्या है? एक कॉन्जुगेटेड या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर होते हैं साइटोक्रोम्स, प्लांट को अलग अलग कलर देने वाले साइटोक्रोम्स, वो भी क्या है? दे आर ऑल्सो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स एंड मेटल कंटेनिंग। इनके अंदर जिंक होता है, कॉपर होता है, मैग्नीशियम होता है, मेटल्स होते हैं, तो दे आर मेटल प्रोटीन्स। नेक्स्ट है फॉस्फोप्रोटीन। हमारी बॉडी के अंदर फॉस्फोप्रोटीन जो है वो भी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। फॉस्फोप्रोटीन जैसे कि मिल्क का प्रोटीन, मिल्क का प्रोटीन होता है सीजन। मिल्क को हमारे इंडियन डाइट में कंप्लीट फूड मानते हैं। मिल्क के अंदर कैल्शियम है, विटामिन है, मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है अपना, और मिल्क का अपना प्रोटीन कहलाता है सीजन। दैट इज ऑल्सो अ कॉन्जुगेटेड और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर होते हैं लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन हमने पढ़ा था, लिपिड्स और प्रोटीन्स को मिलाकर जो बने हैं, जैसे कि हमारी बॉडी के हर एक सेल की मेम्ब्रेन, वो लाइपोप्रोटीन से बनी है। दैट इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। इसके अलावा हमारी बॉडी में हो सकते हैं फ्लैवोप्रोटीन। फ्लैवोप्रोटीन क्या है? एक ऐसी तरह के जो है प्रोटीन्स हैं जो कि प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट हैं और प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। फोटोसिंथेसिस में एक स्टेप होता है दैट इज ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है बेसिकली इसके अंदर फ्लैवोप्रोटीन्स काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है? इट इज अ पासिंग गेम। जैसे आप बर्थडे पार्टी में कोई गेम खेलते हो, कोई एक पार्सल होता है, उसको जो है अलग अलग लोग जो है वो पास कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है? तो इसी तरह की गेम जो है प्लांट्स के अंदर भी खेली जाती है बिटवीन फ्लैवोप्रोटीन्स। ये एक फ्लैवोप्रोटीन, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, और ये पास क्या कर रहे हैं एक दूसरे को? इलेक्ट्रॉन्स। फायदा क्या हो रहा है? इन इलेक्ट्रॉन्स को पासिंग के टाइम पे प्लांट जो है वो ATP अपना बना लेता है। ये हम फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है। तो फ्लैवोप्रोटीन्स जो प्लांट्स के अंदर है वो फोटोसिंथेसिस का काम कर रहे हैं। एंड फाइनली कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हो गए ग्लाइकोप्रोटीन्स। एक तरह के कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन किसमें प्रेजेंट है? हमारे ब्लड के प्लाज्मा के अंदर, और हमारे सलाइवा के अंदर भी प्रोटीन होता है। जो हमारी थूक है, सलाइवा है, उसके अंदर भी एक प्रोटीन होता है दैट इज म्यूसिन। दैट इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। ठीक है, क्लियर है इतना? क्लियर है बच्चों? यस ठीक है। मैम एक बार मैम मेटल प्रोटीन बता दो फिर से थोड़ा। मेटल प्रोटीन ऐसे प्रोटीन्स जिनके साथ मेटल भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि हमारा हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन कम होता है तो जो है आयरन की टैबलेट्स देते हैं। हमने नॉर्मली कभी सुना है, अगर खून की कमी हो तो कहते हैं आयरन की गोलियां खा लो। आयरन टैबलेट्स मतलब आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन का एक कंपोनेंट है, प्रोटीन भी है उसके अंदर और आयरन भी है। तो ऐसे जितने भी प्रोटीन जो हमारी बॉडी के अंदर मिलते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई मेटल भी साथ में होता है, उसे हम बोलते हैं मेटल प्रोटीन्स। प्लांट्स के अंदर ऐसा ही मेटल प्रोटीन होता है साइटोक्रोम्स, जो कि प्रोटीन और मेटल से बने हैं और बेसिकली प्लांट के बॉडी पार्ट्स को कलर देते हैं। दे आर मेटल प्रोटीन।